मर गया बेचारा वो। बाकी भाई इस बार ट्रेन में सफाई एकदम मतलब ना के बराबर है। और वहाँ पे था दोस्त 100 रुपये थाली। 100 रुपये रहेगा। इस तरीके से भाई आप जोमेटो वगैरह से भी ऑर्डर कर सकते हो। ये है यहाँ की साफ सफाई भाई ट्रेन की। ऐसा लग रहा है कि मतलब क्या ही है। कौन लगा है यहाँ पे? इधर चूहे हैं क्या? तो भाई घड़ी में बजे हैं 5:13 और अभी के लिए फ़िलहाल मैं खड़ा हूँ मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। हेलो एंड वेलकम बैक टू वन मोर ब्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज एक और सफ़र शुरू होने जा रहा है मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन से लेकर मुंबई के बोरीवली तक। ट्रेन है हमारी 12129 हजरत निजामुद्दीन बांद्रा टर्मिनस गरीब रथ एक्सप्रेस। और फिलहाल के लिए भाई प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे कोई तो ट्रेन आ रही है। मैं आपको बताता हूँ कौन सी ट्रेन है। ओके, WP7 गाजियाबाद लोको सेड का अपना लोकोमोटिव है। और ट्रेन है हमारी कौन सी भाई? दिख जाओ, एक्सप्रेस तो है। कौन सी एक्सप्रेस है? क्लियर नहीं दिख रहा है, नेम प्लेट थोड़ा सा गड़बड़ है। लक्ष्मी भाई नगर योग नगरी ऋषिकेश, ठीक है। जे वाली ट्रेन आई है। फिलहाल के लिए हम अपने ट्रेन का वेट कर रहे हैं भाई। अभी के लिए अराउंड 6:03 पे यहाँ पे इसका अराइवल होगा अपने ट्रेन का गरीब रथ का प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। तो अगर आप मथुरा या वृंदावन का जो टूर है वो अगर प्लान करने की प्लानिंग कर रहे हो, योजना बना रहे हो, तो मेरे हिसाब से मुंबई से सबसे बेस्ट ट्रेन यही है। क्योंकि रात में जब आप बैठोगे, आपने पिछली वीडियो देखी होंगी, आप सुबह में यहाँ पे भाई मथुरा में आ जाओगे। मथुरा से जाने के बाद में अगर आपको रिटर्न जाना होगा तो वापस से भाई शाम को 6 बजे आप यहाँ से बैठो, सुबह 8 साढ़े 8 बजे आप बोरीवली और एक 20-25 मिनट के बाद में आप बांद्रा टर्मिनस पहुँच जाओगे। मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया ट्रेन है। बाकी मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन के बारे में जो भी जानकारी होगा आपको मैं यहाँ पे शेयर करूँगा। यहाँ पे पार्किंग वगैरह की सुविधा अवेलेबल है। अगर कोई यहाँ का लोकल बंदा किसी को ड्रॉप करने आता है तो साथ में भाई ऑटो वगैरह यहाँ पे काफ़ी सारे अवेलेबल रहते हैं। अगर आपको वृंदावन जाना हो, मथुरा जाना हो, कहीं भी घूमने के लिए जाना हो, आप रेट अच्छे से नेगोशिएट कर लेना। क्योंकि यहाँ पे मन माफिक अपने हिसाब से लोग मांगते हैं। आप थोड़ा सा होमवर्क कर लोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी यहाँ पे स्टॉल वगैरह काफ़ी सारे अवेलेबल है। सामने यहाँ पे टॉयलेट वगैरह भी है। मतलब जैसे आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकलोगे ना, आपको यहाँ पे सब सुविधाएँ मिल जाएंगी। आपको ज़्यादा यहाँ पे कोई दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे वेट करने के लिए भी काफ़ी ठीक ठाक जगह है, अंदर भी जगह है, तो वैसा भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेट भी आप आराम से कर सकते हो। अगर आपके ट्रेन में थोड़ा टाइम है, आप आराम से यहाँ पे खुले में बैठो या अंदर जाओ, वेटिंग एरिया में बैठो। यहाँ पे इनफ स्पेस अवेलेबल है। बाकी 4 नंबर पे भाई तेलंगाना एक्सप्रेस का आगमन हुआ है। हैदराबाद न्यू दिल्ली तेलंगाना एक्सप्रेस बढ़िया सा अराइवल हुआ, लेकिन मैं कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ पे मैं स्नैक्स वगैरह कुछ ले रहा था। वहाँ पे तो मैं बाहर ले लिया था। यहाँ पे आने के बाद भी सोचा कुछ तो बाकी है तो पूरा कर लेता हूँ। बाकी हाँ, यहाँ पे गीता प्रेस गोरखपुर है। चूँकि मथुरा एक धार्मिक नगरी है, इसलिए यहाँ पे काफ़ी सारी जो किताबें हैं सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई, सनातन धर्म से जुड़ी हुई किताबें यहाँ पे मिलती हैं। अगर आप इच्छुक हो तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 के बीच में यहाँ पे है, आप यहाँ से चीज़ें ले सकते हो। बाकी मथुरा में एक राजा हुआ करता था जिसका वध भगवान श्री कृष्ण ने किया था। आपको उस राजा का नाम बताना है। हिंट देता हूँ, वो राजा भगवान कृष्ण का रिश्तेदार भी लगता था। तिरुनेलवेली श्री माता वैष्णो देवी कटरा। तिरुनेलवेली से आ रहे भाई प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे अराइवल हुआ। मैंने सोचा यहाँ पे कैप्चर कर लेता हूँ आपके लिए। माता वैष्णो देवी कटरा जा रही भाई। कभी वहाँ तक अपन पहुँचे नहीं है, कोशिश करेंगे कभी पहुँचने की। देखो माता वैष्णो देवी कब बुलाती हैं।
हाल फिलहाल में काफ़ी लंबे समय से जर्नी भाई उस तरीके से हो नहीं पाई। मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे मथुरा में इसको हॉल्ट तो नहीं लग रहा है, नहीं हॉल्ट यहाँ पे नहीं है भाई, बस आहिस्ते आहिस्ते यहाँ से गुजर जा रही है। सवाल पूछता हूँ, तिरुनेलवेली किस स्टेट में है और माता वैष्णो देवी का जो टेम्पल है कटरा तक जहाँ पे जाएगी ट्रेन, वो कहाँ पे, वो कौन से स्टेट में है या फिर यूनियन टेरिटरी में है? आपको कमेंट करके बताना भाई, इससे आपका भी नॉलेज बढ़ेगा और बाकी लोगों का भी नॉलेज बढ़ेगा। 2 ठंडा रेल नीर हाँ लिया हो मैंने, एक ओनियन वाला वेफर दे दो भाई। क्या भाई बाकी भाई अराइवल से 15 मिनट पहले इन्होंने यहाँ पे इंडिकेटर पे इंडिकेट कर दिया कि कौन सा किसका कोच है, तो काफ़ी एडवांस में, मतलब 10-15 मिनट एक इनफ समय होता है लोगों के आने के लिए। बाकी हाँ ट्रेन भाई आ गई समय से पहले, आप यहाँ पे देख लो 6:03 यहाँ पे अराइवल है, बल्कि लेकिन ट्रेन 5:50 पे मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन में पहुँच चुकी है। डिपार्चर होता है 6:05 पे, तो आप सोचिए कि अभी आपको 15 मिनट मिलेंगे, मतलब ट्रेन आने से लेके 10 से 12 मिनट तक आपको समय मिलेगा, आप आराम से चढ़ जाओगे। भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन एक प्यारा सा अराइवल लेके भाई वही काम करेगा। ये लगेज भी है, फैमिली भी है, तो अंदर जाने के बाद आराम से 15 मिनट है, अब इनफ टाइम है, 15 मिनट रुकेगी, 15 मिनट। काफ़ी अच्छी वाली भीड़ है भाई, हजरत निजामुद्दीन से आ रही है। मथुरा में एक्चुअली ना ये जो अपना वृंदावन वाला क्राउड है काफ़ी ज़्यादा होता है, और मुंबई वाले तो इसी को प्रेफर करते हैं। टाइम भी कम लगता है, किराया भी इसका रिलेटिवली कम लगता है। WAP7 और भाई पुणे सेट का लोकोमोटिव है। ये रहा इसका प्यारा सा अराइवल। G1 G2 सारे कोचेस भाई इसमें 3 टायर AC के रहते हैं, मतलब इकोनॉमी क्लास आप समझ सकते हो। G3 G4 गरीब रथ, काफ़ी बढ़िया ट्रेन भाई, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं इसी से आया था और रिटर्न भी भाई इसी ट्रेन से है। G8 डब्बा मेरा आने वाला है, चलो अंदर मिलते हैं। 6 बजा नहीं अभी, 5:58 हुआ है, और आराम से मतलब इनफ टाइम अपने को मिला ट्रेन में बैठने के लिए। और लोग थोड़ा सा जल्दबाजी कर देते हैं, मैं हमेशा से रिकमेंड करता हूँ कि समय से बहुत पहले आप रेलवे स्टेशन पहुँच जाइए, जिससे आपको भागना दौड़ना ना पड़े। साथ में अगर फैमिली हो भाई ना तो बहुत रिस्की हो जाता है, छोटे बच्चे हो, फैमिली हो, सीनियर सिटीजन पेरेंट्स हो, तो वे बेचारे भाग नहीं पाएंगे। इसलिए समय का बहुत ख्याल करना, खास करके जब आप यात्रा कर रहे हैं तब। 12910 हजरत निजामुद्दीन बांद्रा टर्मिनस गरीब रथ एक्सप्रेस। टिकट हमारा भाई हजरत निजामुद्दीन से ही था, क्योंकि जब मैं टिकट बुक कर रहा था ना उस समय बुकिंग थी नहीं, मतलब वेटिंग में था, और मैं सोचा कि भाई अपना जर्नी कंफर्म है, रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं। हालांकि हो जाता, क्योंकि 20 डब्बे इसमें हैं, अगर वेटिंग 10-12 होता तो आराम से कंफर्म हो जाता, लेकिन मुझे रिस्क नहीं लेना था, फैमिली के साथ में ट्रैवल कर रहा था, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा पे किया और मैंने एक स्टेशन पहले से टिकट बुक कर लिया। आप आराम से एक स्टेशन पहले टिकट बुक कर सकते हो, कोई बात नहीं। अगर आप अगले स्टेशन पे भी अगर ट्रेन पकड़ते हो तो भी कोई बात नहीं होती भाई, किसी भी तरीके का कोई ऑफेंस नहीं होता है। हाँ, अगर 2-3 स्टेशन अगर आप निकल गए और आपने अगर ट्रेन नहीं पकड़ी, TT के पास जो TTE होता है उसके पास पूरा राइट होता है आपका टिकट कैंसिल करके सीट अगर हो तो किसी और को दे दे, अगर कोई बंदा वहाँ पे है तो। वो आपको कौन पसंद है? 120 रुपये का डिब्बा है देख लो, थोड़ा जल्दी। भाई इस ट्रेन में क्या प्रॉब्लम रहता है मालूम है क्या? एक साइड का गेट ना इन लोग पूरा ब्लॉक करके रखते हैं, जो भी जगह रहती है ना, एक मिनट, वो जगह इन लोग ना दूसरे को सोने के लिए भेज देते हैं। तो इसके बारे में शिकायत अच्छे से करनी पड़ेगी। मैंने फ़ोटो वगैरह ले लिया, जाने के बाद में देखेंगे क्या करना। मतलब मेरे हिसाब से दोनों गेट खुले रहना चाहिए भाई।
थोड़ी सी जानकारी अगर मैं मथुरा रेलवे स्टेशन के बारे में दे दूँ भाई, तो यहाँ पे टोटल 14 प्लेटफॉर्म है। हमारी ट्रेन जो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आई है। यहाँ पे रिटायरिंग रूम अवेलेबल है। अगर आपके पास कंफर्म टिकट है तो आप यहाँ पे रिटायरिंग रूम बुक कर सकते हो। आप आराम से एक बजट में स्टे कर सकते हो। यहाँ से टोटल 7 कुछ ऐसी ट्रेनें जो ओरिजिनेट होती हैं, वही कुछ 7 ऐसी ट्रेनें यहाँ पे आकर टर्मिनेट होती हैं। 232 कुछ ऐसी ट्रेनें जहाँ पे हॉल्ट लेती हैं। खोल ले, अब रहने दो। चलो भैया, ये दो। 6:05 और ट्रेन भाई ऑन टाइम यहाँ से डिपार्ट करी है। समय से पहले आ गई थी, ऑन टाइम यहाँ से डिपार्ट करी है। मथुरा का प्लेटफॉर्म नंबर 3। गरीब रथ काफ़ी पंक्चुअल ट्रेन मानी जाती है भाई अपने आप में। राधे राधे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो मथुरा की पावन धरा को भाई अच्छे से अनुभव करने के बाद में एक अच्छा सफ़र हमारा यहाँ पे समाप्त हो रहा है फ़िलहाल के लिए। दोबारा फिर आएंगे क्योंकि मथुरा एक धार्मिक शहर है और सनातन संस्कृति में विश्वास रखने वाले लोगों को भाई यहाँ पे बार बार आने की इच्छा होती है। मैं भी उन्हीं में से हूँ। हालांकि इस बार आने में काफ़ी समय लग गया। अब चूँकि क्या है, काफ़ी सारी ज़रूरतें हैं। एक अपन सांसारिक मोह माया में मतलब एक गृहस्थ जीवन में है, ऐसे में उस तरीके से मतलब सहूलियत मिल नहीं पाती है। लेकिन कोई बात नहीं भाई, जब भी समय हो, मौका मिले लोगों को भाई यहाँ पे आना चाहिए। मेरे वीडियो के माध्यम से मैं आप तक भी मतलब जो भी प्लेसेस वगैरह हैं वो आपको एक्सप्लोर कराता हूँ, आपको दिखाता हूँ। आपका कोई ओपिनियन होगा या कोई और ऐसी प्लेस है जो आप चाहते हो कि मैं देखूँ तो बिल्कुल भाई बताना ज़रूर। बाकी हरे कृष्णा, जय श्री कृष्ण के नाम से भाई फ़िलहाल के लिए मथुरा से हम लोग विदा ले रहे हैं। कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण आप ज़रूर लिखना। भगवान श्री कृष्ण आपको ज़रूर यहाँ पे मथुरा, वृंदावन, ब्रज, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन की यात्रा कराने का जो सौभाग्य आपको भी मिले भाई। मैं तो भगवान से यही बोलूँगा, आप मेरी फैमिली हो बिल्कुल।
भाई स्पीड अराउंड 127-128 की मेंटेन है, मतलब काफ़ी बढ़िया स्पीड है भाई। भाई एक बढ़िया सा पिकअप लेने के बाद में ट्रेन ने काफ़ी अच्छा मतलब स्वागत किया हमारा मथुरा रेलवे स्टेशन से। सूर्यास्त होने को है, इसके पहले का दृश्य काफ़ी अच्छा रहा होगा ट्रेन स्टार्ट होने के पहले, क्योंकि स्टार्ट जब हुई तो जो सूर्य है ऑलमोस्ट अस्त हो चुका है, मतलब अभी कुछ ज़्यादा ऐसा बचा नहीं है। और घड़ी में बचा है अराउंड 6:18। काफ़ी जल्दी सुबह हो जा रही है, काफ़ी जल्दी भाई शाम हो जा रही है, क्योंकि अभी भी मतलब उस तरीके की गर्मी नहीं है ना, बस अभी मार्च यहाँ से मतलब जा ही रहा है।
बाकी भाई ट्रेन में किसी भी तरीके की कोई पेंट्री कार नहीं है, तो इसी तरीके से साइड पेंट्री या फिर जो भी रेलवे स्टेशन वगैरह आएंगे ना, तो वहाँ पे कुछ जो वेंडर्स होंगे वे लोग आपको सर्व करेंगे। ट्रेन में किसी भी तरीके की कोई पेंट्री कार वगैरह नहीं है, तो अपना व्यवस्था करके आना। वैसे ओवरनाइट ट्रेन है, मतलब एक 14-15 घंटे लगेगी, मतलब मथुरा से लेके मुंबई तक। या फिर अगर मैं दिल्ली से बात करूँ तो शाम को 4-4:30 बजे चलती है। अगले दिन अगर आपको बांद्रा पे जाना होगा तो 9 बजे के पहले छोड़ देगी। तो बहुत ज़्यादा ऐसा डिस्टेंस नहीं है या बहुत ज़्यादा ऐसा टाइम नहीं लग रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा वरी करने वाली कोई बात होगी। इसीलिए इंडियन रेलवे ने भाई उस तरीके का प्रोविज़न किया है। बाकी सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह मैं बार बार दिखा चुका हूँ, किसी एक वीडियो में आप देख लेना, इस तरीके का सीटिंग अरेंजमेंट है। आपसे मैं सवाल पूछूंगा भाई, सबसे पहली गरीब रथ कब चलाई गई थी, किसके बीच में चलाई गई थी, मतलब किन दो स्टेशनों के बीच में चलाई गई थी, और किस पर्पज़ से गरीब रथ ट्रेन लेके आई गई थी? क्योंकि जितने भी लीजेंडरी ट्रेनें हैं, जैसे राजधानी है, उसके पीछे कोई मतलब एक उद्देश्य है, कुछ उसके पीछे एक स्टोरी है। अंत्योदय है या फिर बहुत सारी सी ट्रेनें हैं, दुरंतो है। तो गरीब रथ के पीछे की स्टोरी क्या है, अगर किसी को पता होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना भाई। बाकी भाई इस बार ट्रेन में सफाई एकदम मतलब ना के बराबर है। और वहाँ पे मैंने देखा उसने खुद से ही मतलब सब में जो फीडबैक फॉर्म होता है ना, उसमें सब में एक्सीलेंट दे रहा है। क्या बोलेंगे भाई, कंप्लीट मिली भगत है क्या ही बोलेंगे।
और भाई आज की पहली क्रॉसिंग मालगाड़ी के साथ में। उतरना है क्या भाई? हाँ उतरूंगा मैं। रतलाम में? कोटा में? कोटा ही। तुम क्या कोटा से चढ़े थे? आप कोटा से? हाँ कोटा से नहीं, मैं श्री महावीर जी से हूँ, होने को तो रहता ही है। क्या भाई? रहता कोटा हूँ, महावीर जी के पास में गाँव है अपना। अच्छा अच्छा। रहता ही हूँ। ये लग रहा है भाई आपका मतलब एक्सीडेंट वगैरह हुआ था ट्रेन से ही ना? हाँ इसी से हुआ ट्रेन। हाँ लग रहा है भाई। कभी बचपन में या कभी? नहीं अभी हुआ है, 6 साल चल रही है। 6 साल? हाँ 6 लग रही है, अभी 6 चल रही है। कैसे हो मतलब क्रॉस करते समय? हाँ लापरवाही। हाँ भाई लापरवाही होगी थोड़ी यार। होता है भाई, होता है। वो पता नहीं चलता, पता है कि हम भी सफ़र करते हैं ना, तो उस समय पता नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं। क्रॉस कर जाते हैं, अचानक से गलती हो जाती है। भाई अभी घड़ी में बजे हैं 9:09 और बिना किसी देरी से समय से पहले ट्रेन हमारी पहुंच गई है रतलाम। नहीं भाई, कोटा। रतलाम रात में आएगा। कोटा जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। $458 किलोमीटर जो हमारा सफ़र तय हो चुका है। सरस मिल्क पार्लर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे इस तरीके से एक स्टॉल है। आरओ वगैरह के लिए भी यहाँ पे भाई प्रोविज़न इन्होंने किया है। खाना बिरयानी वालाना बिरयानी फलाना बिरयानी नहीं भाई, खाना बिरयानी। फ़िलहाल अभी हम लोग भाई कोटा जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुँचे। कोटा बहुत फेमस है, बताने की ज़रूरत नहीं है। कमेंट करके आप लोग बताना कि कोटा किस लिए फेमस है। तो भाई खाने के लिए कुछ ले लेते ज़रा भाई। मैगी है क्या? मैगी है क्या भाई? मैगी है क्या? वेज मैजिक वेज, ठीक है। ये कितने का भाई? 38। ओ दोस्त भाई कितने का है? ये कितने का? चलो 38 लिखा है। हेलो दो का कितना हुआ? दोस्त भाई एक माजा दे दो उठा के। चलो भाई।
एक और बात भाई, कोटा आइडियली आने का समय होता है 9:15 का। ट्रेन हमारी समय से पहले पहुंची है, तो यहाँ पे 9:20 पे अपने निर्धारित समय से डिपार्ट करेगी। यहाँ पे इस तरीके से स्टॉल वगैरह मिल जाएंगे। खाने पीने की चीज़ें अगर आपको चाहिए होंगी तो आप यहाँ से ले सकते हो। वहाँ पे सामने मुझे दिख रहा था, मतलब पुलाव वगैरह क्या क्या थाली वगैरह जो भी है, ये भी ऑप्शन अवेलेबल है। देखो कैसे थाली आता दोस्त? 100 रुपये थाली है। 100 रुपया में क्या रहेगा? इसमें दही आएगा, छोले सब्जी, अचार, आलू पराठे। आलू पराठे, तो वही भाई खाने वाले जो हैं वो खा सकते हैं आराम से। ये देखो जोमेटो फूड ऑन ट्रक। मेरा नहीं भाई, मेरा नहीं है भाई। तो इस तरीके से भाई आप जोमेटो वगैरह से भी ऑर्डर कर सकते हो। जो भी आपका नियरिंग प्लेटफॉर्म होगा या जो भी आपका नियरिंग रेलवे स्टेशन होगा, वहाँ पे जब आपकी ट्रेन पहुँचने वाली होगी, आप वहाँ पे जोमेटो, स्विगी, बाकी और जो प्लेटफॉर्म होते हैं उनकी सुविधाओं का आप लाभ यहाँ पे ले सकते हो। फिलहाल के लिए मेरा काम इससे चल जाएगा। हम लोग हल्का फुल्का खा ले रहे भाई, क्योंकि बाहर के खाने पे ट्रस्ट मुझे कम ही होता है। अगर वो ट्रेन के अंदर करेगा तो मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा रिव्यू करने का, बट चूँकि प्लेटफॉर्म पे है, बाहर का है, तो स्किप करता हूँ फिलहाल के लिए। अगर आगे से कभी कमेंट आएंगे तो डेफिनेटली भाई मैं कहीं कोशिश करूँगा, बट ऐसे बहुत सारे रेलवे स्टेशन आते हैं तो हम कहाँ रिव्यू करते बैठेंगे। बाकी ये आपका है कोटा में समोसे वगैरह, कचौरी वगैरह, इस तरीके से चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है। बाकी इस तरीके से भाई यहाँ पे मिल्क पार्लर वगैरह, मतलब कोटा में मेरे हिसाब से अभी तक 9 साढ़े 9 बजे तक यहाँ पे काफ़ी कुछ अवेलेबल है खाने पीने के लिए। ये देख लो, ये भाई लोग आ रहे हैं लेकिन टेस्ट कैसा होगा ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अवेलेबल है ऑप्शन। कहने का मतलब है अगर भूख वगैरह लगे हो तो आप खा सकते हो, ठीक है। कोटा में रिटायरिंग रूम अवेलेबल है, तो अगर आपके पास टिकट कंफर्म होंगे और अगर आप कोटा से अपनी जर्नी शुरू कर रहे होंगे या फिर कोटा पे अपनी जर्नी ख़त्म कर रहे होंगे, और अगर आपको देर से हो जाए, रिटायरिंग रूम आप यहाँ पे बुक करके एक रीज़नेबल रेट में स्टे कर सकते हैं। थोड़ी सी जानकारी भाई कोटा रेलवे स्टेशन के बारे में, तो यहाँ पे टोटल 6 प्लेटफॉर्म है, जिसमें से हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे रुकी है। यहाँ पे अराउंड 185 कुछ ऐसी ट्रेनें हैं जो रुकती हैं, हॉल्ट लेती हैं। 26 कुछ ऐसी ट्रेनें जो यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, और 26 ही कुछ ऐसी ट्रेनें जो यहाँ पे आकर टर्मिनेट होती हैं। वेस्ट सेंट्रल इसका जोन है, और उसका जो डिवीज़न है वो आपका है कोटा। कोटा अपने आप में खुद एक डिवीज़न है, और हमारे यहाँ से भाई टीसी साहब यहाँ से चेंज हुए हैं, तो नए टीसी साहब यहाँ से कोटा से बैठे अंदर आए भाई, अपना चार्ज लिए हैं। पुराने टीसी साहब है यहाँ से शायद अपना चार्ज ख़त्म किया हूँ। ट्रेन हमारी शुरू हुई हजरत निजामुद्दीन से शाम के 4:30 बजे। ट्रेन वहाँ से मैंने नहीं पकड़ी, मैंने मथुरा से ट्रेन पकड़ी। अराउंड 6 बजे ट्रेन वहाँ पे आ गई थी। उसके बाद में ट्रेन एक्चुअली हॉन्क किया है, इसलिए नीचे वेट करना अच्छा नहीं है। समय से पहले ही आप लोग ऊपर आ जाओ, ज़्यादा सही रहेगा। मथुरा इसका दूसरा हॉल्ट था, 6:03 पे आती है। 2 मिनट के हॉल्ट के बाद में 6:05 पे मथुरा से डिपार्ट करती है। कोटा तीसरा हॉल्ट 9:15 पे आई, नहीं भाई 9:15 पे आई नहीं, उसके पहले ही आई थी, और 9:20 पे यहाँ से डिपार्ट कर रही है। अगला हॉल्ट आएगा अपना रतलाम, रात में अराउंड 12:15 पे आएगा। 12:18 पे यहाँ से डिपार्ट करिए रतलाम से। रतलाम के बाद सीधे सुबह आएगा वडोदरा, सूरत और बोरीवली। उसके बाद में मुंबई का बांद्रा टर्मिनस। काफ़ी कम हॉल्ट भाई ट्रेन लेती है गरीब रथ। वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन है इस रूट पे चलने वाली, मुंबई और दिल्ली के बीच में। काफ़ी लोग इसे प्रेफर करते हैं क्योंकि इसका जो फेयर है, इसका जो किराया है रिजनेबल रहता है बाकी ट्रेनों की तुलना में। और 3 टायर एसी है, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं। इकोनॉमी क्लास भले से है, लेकिन ठीक है, साफ़ सफाई अच्छी नहीं है भाई। क्या है ना, सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ रहता है। सिस्टम मैं बताऊंगा क्या गड़बड़ रहता है। सुबह 6:58 और वहाँ पे इसकी बोरा भाई
अराउंड 129, 130, 132 इस तरीके से एकदम मेंटेन है, एकदम रॉकेट की तरह चल रही ट्रेन। और अभी के लिए भाई सुबह सुबह पहली बार कोई साफ करने के लिए आया ट्रेन। अंदर डाल दो मेरे भाई, तो अंदर है ना तुम्हारा जगह, यहाँ पे गेट क्यों ब्लॉक करके रखे हो? गेट ब्लॉक नहीं रहता है भाई, फिर आप लोग रात में सुलाए अभी दिन में खाली कर दो। हुआ ना, कोटा तक मतलब कोटा तक जगह था, मैं कोटा तक अच्छे से कवर किया। उसके बाद में पूरा दिन मतलब एक्सप्लोर करने में चला गया था, तो काफ़ी ज़्यादा थक गया था। और थकने की वजह से ना एक बार जब नींद लगी तो फिर उठने को नहीं हुआ। रहने दो। हाँ भाई, अंदर बताओ आप। हाँ अंदर दूध नहीं मतलब ना उधर रखो, इधर रहे तो रहने दो, या तो अंदर रख दो तुम्हारी। हाँ तुम्हारी इच्छा, गेट खुला रहेगा बस, उसको साइड में रख दो, या तो अंदर डाल दो। ठीक है भाई। तो कोटा तक मतलब जगह था, अच्छे से कवर किया। उसके बाद में रतलाम 12:30 बजे कुछ आता, मैं सोचा कि रतलाम निकलूँगा, और ऐसा हो नहीं पाता है। जब भी आप घूमने फिरने निकलते हो ना इस तरीके से, मतलब आप दिन भर आपका घूमने में निकल जाता है, तो ऐसे में रात में एक बार जब नींद लगती है तो नींद खुलती ही नहीं है, और मेरे साथ भी ऐसा ही होता है।
दहानू क्रॉस हुआ है, इसके बाद में काफ़ी सारे रेलवे स्टेशन आएंगे, बोईसर आएगा। ट्रेन बहुत ठीक ठाक है, मतलब पिछले जर्नी भी मैंने इसी से करी थी अपनी। मुंबई अहमदाबाद वंदे भारत बस हल्की सी मिस हो गई, एनीवेज थोड़ी सी तो कैप्चर हो गई। बाकी भाई इस ट्रेन का प्रॉब्लम ऐसा है ना, अभी वंदे भारत यहाँ से मतलब निकल गई, दोनों गेट ना ब्लॉक करके रखते हैं लोग, जो भी यहाँ के जो क्या नाम है स्टाफ लोग होते हैं ना, मतलब जो इनका ब्लैंकेट वगैरह होता है, सब कुछ होता है ना, वो पूरा का पूरा ला के ना गेट पर डाल देते हैं। ऐसे में गेट पूरे बंद रहते हैं, बार बार खुलवाना पड़ता है। प्रॉब्लम तो भाई हो जाती है खैर, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब हो जाती है या हो जाएगी जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन होगी, या गाड़ी में कहीं आग लग गया, या कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई, खुदा न खास्ते में ऐसा कुछ हो नहीं, और दोनों गेट अगर ब्लॉक रहेगा, मैं यहाँ पे फुटेज रख दूंगा, तो सोचो कि अगर आदमी कुछ सिचुएशन में जहाँ पे हर एक सेकेंड मतलब बहुत ज़रूरी होते हैं, बहुत मतलब क्रूशियल होते हैं, उस सिचुएशन में लोग कैसे निकलेंगे पता नहीं भाई। क्योंकि यहाँ पे पूरे ट्रेन में एंड टू एंड हर एक ट्रेन में हर एक डब्बे में जितने भी गेट हैं वहाँ पे जो भी इनका सामान होता है, जैसे ब्लैंकेट होती है, चादर होती है, बेडशीट होती है, पूरा का पूरा जो बंडल होता है ना भाई, ला के गेट पे रख देते हैं। कल मैंने कन्फ्रंट भी किया, टीसी को भी बोला, टीसी ने मेरे सामने तो इनको बोला, लेकिन इन्होंने रात तक उसको हटाया नहीं, जैसे का तैसा ही रखा था भाई। तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं टीसी वगैरह लोगों को भी मिली भगत यहाँ पे रहती है। मैं ऐसा श्योर तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन चूँकि एक्शन नहीं हुआ, टीसी बार बार आया गया, लेकिन वो चीज़ें वैसे ही पड़ी थी मेरे सामने, तो उसने बोल दिया कि भाई हटा दो इसको, सही बात है ऐसा वैसा, लेकिन वहाँ से हटा नहीं, ठीक है। और ये पूरा ना भाई एक नेक्सस के तरीके से काम करता है, मतलब कि पूरा ऐसा भी कोई एक ऐसा बंदा नहीं दिखेगा जो मतलब बोलेगा कि हाँ भाई चलो ठीक है सही बात है। सामने आ रही है लोकल, दहानू रोड। दहानू की लोकल थी भाई, काफ़ी सारे ऐसे लोग होते जो मुंबई से ट्रेवल करते दहानू वगैरह के लिए। आउटर में अगर उनको एक्सप्रेस मिल गई तो वेल एंड गुड, अगर एक्सप्रेस नहीं मिलती तो फिर इसी तरीके से लोकल पकड़ के उनको आना पड़ता है। तो मैं वही कह रहा था ना कि काफ़ी सारी मतलब सुधार की गुंजाइशें हैं, लेकिन क्या है ना, लोग अगर अपने एंड से समझेंगे तो ही कुछ हो पाएगा, अदरवाइज बोलने वाला क्या ही बोलेगा। अब हर कोई समझदार है, आजकल की जो पीढ़ी है अभी जो काम करने वाले लोग भी हैं, ये भी यंग है, मतलब इनको पता है अच्छा बुरा क्या होता है, चीज़ें किस तरीके से काम करती है, एक सिविलियन गुड सिविलियन किस तरीके से रहता है, किस तरीके से बिहेव करता है, सब कुछ इनको पता है। अगर फिर भी नहीं करेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से नहीं निभाएंगे, तो मतलब सिस्टम अच्छा बन ही नहीं पाएगा ना। अभी वो क्या हुआ था मैं कल आपको बता रहा हूँ, सफाई यात्री हो नहीं यात्री हो, अभी कल क्या हुआ भाई, मैं खड़े खड़े देख रहा था, एक्चुअली मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया उसकी वजह से, क्योंकि सारे लोग आके ना छेक लिए, सारे लोग आके घेर लिए। पेंट्री वाले हो भाई? नहीं ना? हाँ, क्यों पूछ रहा मैं बताता हूँ। सारे आके मुझे घेर लिए, एक बंदा बैठा था, अब साफ सफाई उसने किया नहीं भाई, और वो पूरा मतलब फीडबैक फॉर्म पे खुद ही लिखे जा रहा है, खुद ही एक्सीलेंट दिए जा रहा है, खुद ही रैंडमली G10 G5 G7 कुछ तो नंबर दिए जा रहा है गाड़ी पे। मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन क्या है ना, सब पूरा इनका ना जो पूरा सिस्टम है इसी तरीके से काम करता है भाई। आप मतलब क्या ही बोलोगे। मैंने हालांकि उसको ऑफ कैमरा कन्फ्रंट भी किया कि भाई चल ठीक है, कैमरे पे भी मैं नहीं लेता हूँ, सभी की अपनी रोजी रोटी, सभी का अपना रोज़गार है, तो इस तरीके से काम नहीं करना चाहिए भाई। अगर कोई वीडियो देख रहा होगा, अगर आप सिस्टम में हो, आप अगर रेलवे में इस तरीके से पेंट्री स्टाफ हो या कोई भी स्टाफ हो, अपनी जिम्मेदारियों से आपको मतलब अच्छे से निभाना है, ताकि चीज़ें मतलब दूसरी जनता के लिए, आम जनता के लिए, आम सोसाइटी के लिए या फिर अपने कंट्री के लिए अच्छी बेहतर हो सके। इस तरीके से प्रोविज़न करना चाहिए। अपनी जिम्मेदारी से भागेंगे तो कैसे काम चलेगा। टॉयलेट बहुत गंदा था भाई, लिटरली बहुत गंदा था, और वो देख रहा हूँ फीडबैक फॉर्म पे एक्सीलेंट दिए जा रहा है। क्या बोलेंगे, जो फीडबैक फॉर्म मैंने लिखा, जिस पर मैंने लिखा था कि भाई गेट वगैरह पे
आप ये सब चीज़ें मत रखना। मुझे अच्छे से पता है कि वो वाला फीडबैक फॉर्म आगे पहुँचेगा ही नहीं, उसके पहले लोग फाड़ फीड के फेंक देंगे। मैं फ़ोटोज़ का नहीं ले पाया, नहीं तो मैं आपको दिखाता। मैंने फीडबैक फॉर्म में क्या लिखा था, मैंने वही लिखा था कि भाई गेट वगैरह आप ब्लॉक करके रखते हो इस तरीके से, बहुत दिक्कत हो जाएगी इमरजेंसी सिचुएशन में। लेकिन मुझे ये भी पता है कि वो वाला फीडबैक फॉर्म ऊपर पहुँचेगा ही नहीं। मैं भाई इसी की बात कर रहा था भाई, इसी तरीके से ना 3-3 4-4 बैग ला के ना ऐसे डाल देंगे इसी तरीके से, और हर एक गेट पे। क्यों? क्योंकि जो इनका स्पेस होता है जहाँ पे सब सामान रखी जाती है, वहाँ पे सीट बेच देते हैं। मतलब जो भी है 2000-2500 जिस तरीके से पैसा लेके 2-3-4 लोगों को उसी में सुला लेते हैं। इनकी अपनी मजबूरी ऐसा ही कहते हैं कि भाई हमारे ब्लैंकेट चोरी हो जाते हैं, इस तरीके से होते हैं, हमें अपने जेब से देना पड़ता है, तो उन चीज़ों की भरपाई करने के लिए हमें ऐसा करना पड़ता है। ऐसा इनका कहना, ऐसा इनका पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके से अगर जो गेट ब्लॉक करते हैं, अगर प्रशासन वीडियो देख रहा है, कोई भी अगर देख रहा होगा भाई, इमरजेंसी सिचुएशन में अंदर छोटे बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, काफ़ी मरतबा प्रेग्नेंट वीमेन भी ट्रैवल करती होती है भाई। गेट अगर ऐसा सिचुएशन है जिसमें गेट खोलने से जान बच सकती है, मैं लिख के देता हूँ, 2-4-10 लोग ये भी चले जाएंगे, गेट खुल नहीं पाएगा। हर एक डब्बे का यही हाल है। तो इसको जितना जल्दी से जल्दी मतलब इस समस्या को निदान किया जाए, क्योंकि लोगों को सीट नहीं मिलती है, लोग इसी तरीके से व्यवस्था से होते हैं। गाँव इसकी बोरा भाई, एक और प्यारी सी क्रॉसिंग। भाई बोईसर आसपास से कोई वीडियो देख रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना भाई। मैं कब से सोच के रखा था कि 7 बहुत स्पीड में निकलेगी तो यहाँ पे अच्छे से क्रॉसिंग कवर करेंगे इसकी पूरा अपना स्टेशन। बट एनीवेज यहाँ पे पब्लिक बहुत ज़्यादा रहती भाई, लोग एवी पटरियों पे चलते रहते, आपने देखा। इसीलिए शायद मेरे हिसाब से मेरा लॉजिक बोलता है कि यहाँ पे ट्रेन ये स्लो कर लेते हैं, क्योंकि गलती से कुछ घटना ना हो जाए। क्योंकि आप देखो यहाँ पे कितने सारे लोग हैं जो समय बचाने के लिए या रास्ता ना होने की वजह से इसी तरीके से पटरी पर चल रहे हैं। उधर भी चल रहे थे, यहाँ भी चल रहे हैं। बोईसर भी भाई एक छोटा सा इंडस्ट्रियल हब है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे भाई काम करते हैं, रोज़गार की तलाश में बोईसर में भी लोग रहते हैं।
भाई देखो मैं वही कह रहा था, मैं मालूम था मुझे ये यहाँ की साफ़ सफाई भाई ट्रेन की। देख रहे हो, ऐसा लग रहा है कि मतलब क्या ही है। थोड़ा और आगे आ जब साफ़ करने वाला ना भाई ट्रेन में आ जा ही नहीं है, मतलब उसने पूरा। हेलो बेटा। हाँ जी देखो भाई, ये है यहाँ की साफ़ सफाई, देख रहे हो 12910। मतलब लोग इतने कामचोर होते हैं कि क्या ही बोलेंगे। अभी एक बार तो कम से कम साफ करना चाहिए था भाई। ऐसा नहीं कि उनके पास स्टाफ नहीं है, भरपूर स्टाफ है, लेकिन करना नहीं है। और ये देख रहे हो रास्ता पूरा ब्लॉक है। क्यों? क्योंकि जो कंपार्टमेंट इनको मिला था ये सब सामान रखने के लिए, वहाँ पे लोगों ने दूसरों को सुला दिया है। ये इन्होंने लगाया था क्या, स्टाफ वालों ने? क्या पता क्यों लगा के देखो मर गया बेचारा। ओ भाई इधर आओ, ये कौन लगा है यहाँ पे? इधर चूहे हैं क्या? चूहे वगैरह वो इसके लिए लगाया हुआ ना। तो देखो मर गया बेचारा वो। लगाते तो कम से कम हमारा देख के निकाल लिया करो ना, जिंदा रहे तभी छोड़ देने का उसको बाहर। चूहे मारने का वो लगाया है ना, ग्लू है। हाँ देखो क्या बोलेंगे अभी। देख रहा भाई पूरा गेट ब्लॉक है। ये देखो ये पूरी लॉबी। आठ बज के 18 भाई, और ट्रेन थोड़ी सी डिले हो गई है, अराउंड 20-25 मिनट का कुछ डिले है फ़िलहाल के लिए। अभी हम लोग सफाली स्किप कर रहे हैं। नहीं तो अभी तक 8:18 का टाइमिंग है बोरीवली का। ऑन टाइम रहती तो 15-20 मिनट का डिले हो जाता है। बाकी इसके फेयर की अगर मैं बात करूं तो हजरत निजामुद्दीन से लेकर बोरीवली तक का अराउंड 1150 रुपये पे किया था मैंने। काफ़ी रिजनेबल किराया है, लेकिन वही है ना कि यहाँ पे सहूलियतें मतलब सरकार की तरफ से या रेलवे की तरफ से दी जाती हैं, इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर हो नहीं पाता। साफ़ सफाई करने वाले बंदे बड़े ही कामचोर हैं, खुद से फीडबैक फॉर्म पे साइन करके भाई अपने काम करने के तरीके से बचने में आपको दिखाया। पेंट्री कार वगैरह नहीं है, बाहर से साइड पेंट्री से आपको चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी जगह जगह पे जो रेलवे स्टेशन है वो ऐसे टाइमिंग में आते हैं जहाँ पे आपको रात के समय खाना वगैरह आसानी से मिल जाएगा, तो आप आराम से खा सकते हो। ऑनलाइन भी आप ऑर्डर करके खाना भी ना खा सकते हो।
मालगाड़ी वही WAG7। मैं अपने पिछले काफ़ी वीडियोस में वही बताया हूँ कि रेलवे सबसे ज़्यादा जो कमाई करता है ना, इन्हीं मालगाड़ियों से करता है। तो आप सोचिए कि किस हद तक जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में आपका रेलवे हेल्प करता है चीज़ों को यहाँ से वहाँ भेजने में। काफ़ी बार तो ऐसा होता है ना, मतलब जो दूर दराज में जो जहाँ से सब्जियाँ वगैरह होती हैं ना, वहाँ से सब्जियाँ निकल के मतलब शहरों तक पहुँचती हैं ट्रेन के माध्यम से। तो बहुत भाई बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इंडियन रेलवेज़ हमारी और आपकी लाइफ में। सफाले के बाद में और विरार के पहले भाई कोई तो ब्रिज बन रहा है यहाँ पे। बड़ी परियोजना का हिस्सा हुआ मेरे हिसाब से। वो तरना
बढ़िया है फिर तो।
भाई जैसा मैं आपको बता रहा था 8:59 58 हो गया। फ़िलहाल के लिए हमने दहीसर क्रॉस किया है और अभी हम तो 9:02 और फ़िलहाल के लिए भाई हम लोग बोरीवली पहुंच चुके हैं। बोरीवली में प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे आए हैं। 9:09 और फ़िलहाल के लिए भाई बोरीवली रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद में यहाँ पे भाई बाहर निकल गया हूँ 3 नंबर के सामने। ये वाला ब्लॉग मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके कमेंट करके ये ज़रूर बता देना कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो, ताकि मुझे पता चले कि मेरी यूट्यूब फैमिली कहाँ से जुड़ी है। बाकी जाते जाते आपसे एक सवाल पूछूंगा, महाराष्ट्र में टोटल कितने स्टेट हैं, महाराष्ट्र में टोटल कितने ज़िले हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आप जिस स्टेट में रहते हो उस स्टेट में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, कितने ज़िले हैं, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। लव यू ऑल।